नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि कल आखिरी वीडियो में हमने बात की थी कि मेरी जो तैयारी थी वो दूसरे वीडियो के ऊपर थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद मैंने उस पर वीडियो बनाया। तो जो मैंने तैयारी की थी वो तैयारी की थी मैंने इंडियन जुडिशरी के डार्क साइड के ऊपर। और क्यों की थी? क्योंकि एक ऐसा वर्ग जो ऐसे लोगों को, अब ऐसे लोगों की जब हम बात करते हैं तो देशद्रोही लोगों को जमानत दिलाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर देशद्रोहियों को जमानत क्यों मिलनी चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए किस तरीके से पैंतरेबाजी की जाती है, और फिर क्या सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर या जो भारत की न्यायपालिका है उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए? अब जब हम कहते हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधा के हिसाब से जब भी लगता है कि किसी व्यक्ति को जमानत देनी है तो वो अपने नियम और कायदे जो है वो खुद ही बदल देता है। कुछ ऐसी टिप्पणी करता है जो टिप्पणी आने वाले समय में दूसरे जो केस आते हैं उनके पैरेलल उनके लिए संजीवनी का काम करते हैं। और फिर चाहे आतंकवादी हो या देशद्रोही हो जो देश के टुकड़े करने की बात करते हो, उन लोगों को पता होता है कि 2 या 3 साल मैक्सिमम जो है वो हमें ज्यादा करके जेल हो जाएगी, उसके बाद हम जेल से छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि हमारे लिए एक लॉबी जो है वो तैयार बैठी है, और उस लॉबी का नाम है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के इतिहास का कुछ ऐसा केस जो देश हित से जुड़ा हुआ हो, अगर आपको याद है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वरना जितने भी जो देश के खिलाफ या हम कहें कि देश हित के खिलाफ जो भी फैसले हैं या जो भी केस हैं, उनके वकील सिर्फ यही क्यों होते हैं? अगर धारा 370 हटी तो उसके खिलाफ जो याचिका आई तो उसके वकील थे कपिल सिब्बल। बहुत बड़ा घोटाला हुआ दिल्ली में, उसके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। तीस्ता सीतलवाड़ के वकील थे कपिल सिब्बल। नेहा सिंह राठौर उसके वकील है कपिल सिब्बल। अब सवाल दूसरा भी आता है इसमें, और दूसरा सवाल यह है कि आखिर जब अपनी बारी आती है तो हमारी न्यायपालिका जो है वो आंख बंद करके क्यों बैठ जाती है? यशवंत वर्मा किसी साधारण व्यक्ति के घर पर अगर एक लिमिट से ज्यादा नकदी में या अगर हम कहें कि कैश पाया जाता है, लिक्विड मनी जिसको कहा जाता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यशवंत वर्मा के घर पर नोटों के बंडल जो है वो जले हुए मिले, और लाखों की संख्या में, और उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ आप खुद सोचकर देखिए। तो ये जो है वो मामला पलट जाता है यहां पर आगे। और जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो याद करिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत दिलवाई थी अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल की जमानत के समय कोर्ट की टिप्पणी थी कि जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। अब इसके अलग आप देखिए, लालू प्रसाद यादव टेनिस खेलते हुए नजर आते हैं। इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जमानत का आधार क्या है? मेडिकल। तो क्या यह मेडिकल सुविधा किसी आम नागरिक के लिए भी है क्या? और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, ठीक है। अब इसमें अगर हम दूसरी कड़ी देखते हैं तो आपको पता होगा, एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अभी एक मामला आया था कि 39 साल बाद, क्योंकि 1986 का एक मामला था जिसमें बिल पास कराने के लिए 100 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। जगेश्वर प्रसाद 2004 में निचली अदालत ने आरोप सिद्ध किए और उसके बाद में उनको सजा दे दी गई। लेकिन 36 हाईकोर्ट ने 39 साल बाद यह पाया कि जिसको हम कहें कि अपर्याप्त सबूत, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस बात को साबित करता हो।
किसी व्यक्ति के जीवन के 40 साल, कितने रुपए के चक्कर में? 100 रुपए के चक्कर में। और अरविंद केजरीवाल को बाहर करने के लिए आपने देखा, जेल जो है वो अपवाद है और जमानत नियम है। ये एक नई टिप्पणी जो है वो कोर्ट की तरफ से निकल कर आ गई। ये है हमारी न्यायपालिका। इसके अलावा आप देखिए, SC ST एक्ट में आज भी गांवों में अगर किसी को जाति सूचक शब्द से, आपको पता होगा कि ज्यादातर जगह जो है वो जाति सूचक शब्द से किसी को संबोधित किया जा सकता है। ये जो है वो चलता रहता है। कोई जाट है तो उसको जाट बोल दिया जाता है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बोल दिया जाता है। तो ठीक इसी ऐसे ही जो है वो SC ST के लोगों को भी। लेकिन याद करिए, विष्णु तिवारी जो 20 साल जेल में इसलिए रहा क्योंकि इसने किसी के खिलाफ जो है वो जाति सूचक शब्द बोल दिया था। और सजा क्या थी? 20 साल। 20 साल के बाद में अब जो है वो अपने आरोपों से बरी हो जाता है। पूरा जीवन जो है वो खराब, पूरा परिवार जो है वो तहस नहस। तो सवाल यह उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी जगह पर आंख बंद करके क्यों बैठ जाते हैं? क्या इनके सामने ऐसे मामले नहीं आते हैं? क्योंकि एक अपराध होता है जो आकस्मिक होता है और एक अपराध जो होता है वो प्लान्ड होता है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं तो फर्क होता होगा। एक साजिश करना और साजिश जो है वो जिसको हम कहें कि कॉन्शियसनेस के साथ किया जाता है, तो क्या उसको गंभीर श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? और एक जो है वो सुनियोजित नहीं होता लेकिन अचानक से होने वाला एक क्राइम होता है, तो क्या उसको अलग श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? तो ये जो है ये आपको पता होगा। और सुप्रीम कोर्ट की एक अजीब सी ओर देखिए आप, जब बात सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आती है, न्यायपालिका से जुड़ी आती है, तो फिर सारे संविधान, सारा कानून जो है वो ताक में रख दिया जाता है। आपने देखा अभी मुल्लापुर चंडीगढ़, जहां पर क्रिकेट का स्टेडियम ही है, विकास बेख्तर के खिलाफ जबरन वसूली का, और वकील किस तरीके से वसूली करते हैं आपको पता ही है। किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, झूठ को सच और सच को कैसे कोर्ट में झूठा साबित किया जाता है। और इस खेल में जो है वो बड़ा पैसा जो है वो कमाया जाता है। तो जब वकील के ऊपर केस हुआ तो वकीलों ने जो है वो कामकाज ही टफ कर दिया। और आप देखिए कि कोर्ट ने जो है वो FIR रद्द करने के आदेश तक दे दिए। तो इससे इस तरीके के जो अपराधी, जिसको हम कहें कि श्रेणी के जो लोग हैं, क्या उनको हौसला अब नहीं मिलेगा? क्या गारंटी है कि वो आगे नहीं करेंगे? वो आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो सवाल यह होता है कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, जो सिंपल सा जो सवाल आता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कानून है, एक रूल बुक है, उस रूल बुक के मुताबिक अगर कोई भी सैलरी पेड अगर व्यक्ति है तो वो वकालत नहीं कर सकता। और ये दोनों जो वकील है वो एक पार्टी विशेष से और आते हैं, राजनीतिक दल से। तो सरकार के हर फैसले के खिलाफ ये कोर्ट में जाएंगे, ये कोर्ट को पता है। ये जिस पार्टी से आते हैं उनकी छवि जो है वो जिस तरीके से देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होना और हिंदू विरोधी, तो जब भी ऐसे लोगों का कोई मैटर आएगा तो ये लोग केस लेंगे। तो ये किस भावना से प्रेरित है, क्या कोर्ट को पता नहीं है? कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, हालांकि इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा के सांसद है, और अभिषेक मनु सिंघवी तो साफ तौर से कांग्रेस की विचारधारा, इनके जो वक्तव्य हैं उनमें झलकती है। तो क्या कोर्ट को यह नहीं दिखता है? और आखिर जब रूल बुक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रूल बुक ये कहती है कि वो वकालत नहीं कर सकते, तो फिर इनको अधिकार किसने दिया कि ये वकालत लड़ सकते हैं? लेकिन ये लड़ते हैं। और जब हम इतने बड़ी बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में इस देश ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा दंगा देखा जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और उसके मास्टरमाइंड थे शर्जील इमाम और उमर खालिद। और साथ में जो है वो पिंजड़ा तोड़ गैंग, एक गैंग है, और उसकी जो है शायद आई थिंक गुलाफिसा फातिमा, जिसके वकील के रूप में है अभिषेक मनु सिंघवी। तो फातिमा के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, शर्जील इमाम के सिद्धार्थ दबे, और उमर खालिद के वकील है कपिल सिब्बल। कोर्ट में सुनवाई हुई। 3000 पेज की चार्जशीट जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, और 177 पेज का हलफनामा।
अब आप याद करिए, जमानत का आधार तो आपको याद करना पड़ेगा डीवाई चंद्रचूड़ सिंह, जो रिटायर हो गए उनके बाद में। आपको पता होगा एक कार्यक्रम में जब उनसे यह पूछा गया शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत के बारे में, तो उन्होंने एक एक जिसको कहे कि एक कमेंट किया था कि यह बात जो है वो कपिल सिब्बल को पूछना चाहिए कि इनको जमानत क्यों नहीं मिली, क्योंकि कपिल सिब्बल ने 11 बार जब जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की बात हुई तो उन्होंने उस याचिका को विड्रॉ कर लिया, कोई ना कोई तर्क देकर कि अब हम निचली अदालत में चले जाएंगे, अब हमें जो है वो ये चाहिए वो चाहिए। तो क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, जो सबूत मिले, क्योंकि शर्जील इमाम का तो वो भाषण जो है वो वायरल है, जिसमें वो चिकन नेक को काटकर अलग करने की बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा हो, तो उनको पता है कि जमानत ऐसे नहीं मिलेगी, इसके लिए समय खराब करना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा समुदाय विशेष के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कि आप देखिए 5 साल से बंद है, इतना लंबा समय जेल में रखा गया है, अब इनको जमानत मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि अब जब चार्जेस फ्रेम हो गए और ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल की जो अवधि है वो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे गवाह ने आना है। और झूठ तो इस कदर भी फैलाया जाता है कि लगभग जो है वो 1000 के आसपास जो है वो गवाहों ने आना है, जबकि 100 के आसपास जो है वो गवाहों ने इसमें जो है वो गवाही देनी है। तो सबूतों की जब हम बात करते हैं इसी केस से जुड़े हुए, तो इसमें जो जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, और वो खुलासे क्या है कि ये जो पूरा जो प्लान था वो तख्ता पलट के लिए किया गया था, और इसमें समुदाय विशेष को भड़काने का पूरा प्रयास किया गया, और उसी का नतीजा था दिल्ली का दंगा, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, आपको पता ही होगा, नाले में जिनकी लाश मिली थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कोऑपरेटर जिनका नाम ताहिर हुसैन था, जिनके घर के ऊपर जिस तरीके से मशीनें और पत्थर लगे हुए थे, पेट्रोल बम मिले थे, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर ये तैयारी किस लिए की गई थी। क्या एनआरसी करने का अधिकार सरकार को नहीं है? क्योंकि एक भारत अकेला देश नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देश है जो एनआरसी मेंटेन करते हैं कि हमारा कौन व्यक्ति जो है वो इस देश का नागरिक है और कौन नहीं है। और अगर आप देश के नागरिक हो तो आपको इससे डर क्या है? ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल था। और जब बात आती है सीएए की, तो सीएए जब नागरिकता देने का कानून था, तो इसमें नागरिकता लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो आखिर क्यों जो है वो दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया गया? और उसी वक्त जो है वो बंधक बनाया गया जब डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा होने वाली थी। तो ऐसा जानबूझकर इसलिए किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो उस वक्त कवर कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को, तो उसका ध्यान जो है वो इस दंगे की तरफ जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश की छवि को खराब किया जा सके। और जब छवि खराब होगी तो फिर बात आएगी अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की, कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है। जबकि अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा संविधान में तो नहीं है, लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, कहीं भी मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म जो है वो अल्पसंख्यक रहा ही नहीं। लेकिन यहां पर भी कोर्ट जो है वो गूंगा हो जाता है, कोर्ट जो है वो बहरा हो जाता है। तो एक सुनियोजित तरीके से भारत को बंधक बनाने का प्लान, और ऐसे लोगों को एक तरीके से हम कहें कि न्यायपालिका की तरफ से संजीवनी दे देना, और जिसका नतीजा यह है कि देश को समय समय पर जो है वो आग के उसमें जो है वो झोंक दिया जाता है। तीस्ता सीतलवाड़ आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रात को दरवाजे खोल देता है जमानत देने के लिए। क्या यह किसी अच्छे व्यक्ति के लिए जो इस देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है क्या? आज आप देखिए 5 करोड़ केस जो है वो हमारी न्याय व्यवस्था में पेंडिंग चल रहे हैं, जिससे सीधे तौर से 5 करोड़ परिवार जो है वो प्रभावित है। लेकिन उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सुनवाई होनी है शर्जील इमाम की, उमर खालिद की
और आप देखिएगा कपिल सिब्बल 11 बार जो है वो अपनी जमानत याचिका को विड्रॉ कर चुका है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब यह कहा कि इसकी सुनवाई मंगलवार को होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं, इसकी सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। अगर एक दिन बाद इसकी सुनवाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? और जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो इतनी बात क्यों कर रहे हैं हम? इतनी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, आखिर उसका जो ढांचा है वो काम किसके लिए कर रहा है और ऐसा क्यों काम कर रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो लगातार जो है वो लोग बात करते हैं कि कानून व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, कानून बदल देना चाहिए। ठीक है, कानून बदल देना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत भी है। क्यों बदल देना चाहिए? क्योंकि गंभीर अपराधों की श्रेणी के लिए जमानत का जो प्रावधान है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इस देश में इस वक्त जो है वो इसकी जरूरत है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जब तक ये नस्ल जहां से तैयार होती है उस सिस्टम को नहीं ब्रेक किया जाएगा। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन परिणाम आने में कम से कम आपको 5 से 7 साल जो है वो और इंतजार करना पड़ेगा। और ये उससे पहले जो कीड़े जो बुलबुलाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं, ऐसी एक जो कहावत है वो आपको इसमें साफ तौर से दिखाई देगी। क्योंकि एक पौध जो है वो एक ऐसे शिक्षण संस्थानों से तैयार की जाती है जिनकी विचारधारा इससे प्रेरित है, जहां पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के नारे तक लगाए जाते हैं। जब तक उस सोच को, उस सिस्टम को ब्रेक नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में इसी तरीके के प्रयास जो है वो पहले भी किए गए थे, आज भी किए जा रहे हैं और हो सकता है आगे भी किए जाएं। तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके की लंबी साजिश, उस साजिश के परिणाम व्हाट्सएप चैट। लेकिन कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि उमर खालिद उस दिन दिल्ली में नहीं था, उसको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद उससे पहले से ही इसके जो है वो काम कर चुके थे। तो उन्होंने भीड़ को जो मैसेज दिया, जो उन्होंने जो है वो काम करने के लिए बोला गया, तो उनका होना जरूरी था या नहीं था? लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा तो वही थे ना, मास्टरमाइंड तो वही थे। तो फिर सजा जो है वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और अगर आप इसी को देखोगे तो आपको एक लेखक है सोनाली चित्रकर, आप उसकी किताब को उठाकर पढ़िए, आपको फैक्ट्स जो है वो मिलेंगे कि इसकी तैयारियां 2020 में नहीं, 2019 नवंबर के आसपास ही शुरू कर दी गई थी। और शर्जील इमाम वो किससे मिल रहे थे? घुसपैठियों से, उन महिलाओं से, उनको उकसाने का काम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा जब सीए के शाहीन बाग जब चला था तो एक मीडिया वर्ग को वहां पर जाने ही नहीं दिया जाता था, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था कि ये मंच तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि वो कुछ ऐसा सवाल ना कर ले जिसमें ये फंसते हुए नजर आए। तो फिर इनके आका लोगों को जो है वो चाय तक पिलाई जाती थी। आपने देखा ही होगा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ऐसे लोगों को जो है वो मंच शेयर करने दिया जाता था। तो ये एक अलग खेल जो है वो 2014 के बाद में देखने को मिला है। और ये 2014 के बाद में इसलिए देखने को मिला है क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर इस देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना अगर ये जोरों से आगे बढ़ी तो फिर उनका जो कैरियर, उनका जो राजनीतिक जो सफर था, उस पे यहीं पर जो है वो विराम लग जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।